स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का विकास, जिसमें हमने प्रीवियसली कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रेगुलेटरी एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट एंड सो ऑन। अभी जो हमारी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करी थी 1957 की साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड 1928 की साइमन कमीशन जब भारत आया था, उस समय जो है सभी भारतीय नागरिकों ने उसके अगेंस्ट विरोध करी थी। उसके बाद जो है सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, जिसके वजह से जो है उसी लाठीचार्ज के भगदड़ में मारपीट में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, जिसके वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने सैंडर्स पर अटैक कर दिया। और उस समय की बात में क्या हुआ था, अटैक के बाद सैंडर्स ने उन तीनों को गिरफ्तार करके लाहौर जेल शिफ्ट कर दी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जनों को फांसी दे दी गई। उसी समय से जो है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी आज की क्लास जो शुरू होने वाली थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कंटिन्यू होनी थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों 1935 की जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें टोटल 14 पार्ट्स, 321 सेक्शंस और 10 अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स लिखे हुए हैं। और इसमें क्या है कि प्रेम्बल लेस ये अधिवेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसमें 14 पार्ट, 14 भाग, 321 सेक्शन, धारा हैं, 10 अनुसूचियाँ के बारे में जिक्र की गई है। और ये जो है अधिनियम, ये प्रेम्बल लेस, प्रस्तावना विहीन अधिनियम है, ओके। और इसमें क्या है कि इस समय डुअल सिस्टम, जो द्वैध प्रथा थे, उसकी जो है यहाँ पे डुअल सिस्टम इन द प्रोविंसेस वाज abolished एंड प्रोविजनली ऑटोनॉमी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता जो है उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। सॉरी, प्रांतीय स्वायत्तता जो है, प्रांतीय स्वायत्तता में डुअल सिस्टम की स्थापना करी गई थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ओके। तो प्रांतीय स्वायत्तता में डुअल सिस्टम, द्वैध प्रथा की शुरुआत करी गई थी, ओके। और प्रोविंसेस में, प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया था। हालांकि डुअल सिस्टम जो द्वैध प्रथा है, इसको सेंटर में भी शुरू करा गया था और सेंटर में शुरू करा गया था। सो डुअल सिस्टम स्टार्टेड इन सेंटर, सेंटर में जो इसको द्वैध प्रथा को शुरू करा गया था। और फिर जो क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक, जो भारत का जो सेंट्रल बैंक था उस समय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी इसकी स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। शाही कमीशन जो, या फिर हिल्टन कमीशन, शाही कमीशन बोल सकते हैं या हिल्टन कमीशन, शाही कमीशन या हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर जो है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इसके पहले गवर्नर जो थे वो ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ओके। तो भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसके कमीशन के तहत हुई थी? तो यंग हिल्टन या फिर शाही कमीशन के तहत जो है भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। और यह आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, जिसके पहले गवर्नर जो थे वो ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ओके। चीज़ें याद रहेगी इतनी। पूछो चाहे कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। किसके सिफारिश पे हुई थी? तो वो हुई थी यंग हिल्टन कमीशन। किस आयोग के सिफारिश पे हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे या फिर शाही कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑशबॉर्न स्मिथ, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ जो है, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ जो है वो प्रपोज करा था, बट इसकी स्थापना कभी हुई नहीं। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय समिति वॉज प्रपोज्ड बट नेवर एस्टैब्लिश। हालांकि क्या हुआ था कि अखिल भारतीय संघ जो है, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसकी स्थापना के लिए प्रपोजल तो दिया गया था,
अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रपोजल तो दिया गया था, पर इसको कभी स्थापित नहीं किया गया, ये फेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था कि रेसिडुअल पावर, अभी जो है रेसिडुअल पावर उस सॉरी जो रेसिडुअल पावर होती है उसको जो है उस समय गवर्नर को सौंपा गया था। गवर्नर के पास सारी रेसिडुअल पावर थी, एक्स्ट्रा पावर्स जो होती है वो गवर्नर के पास जो है रेसिडुअल पावर सौंपी गई थी। सो रेसिडुअल पावर विल बी वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया इन सेंटर। ओके, तो गवर्नर जनरल के पास जो है रेसिडुअल पावर सौंपी गई थी। और उसके बाद क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो भारत सचिव का जो पद था उस समय, भारत सचिव का जो पद था, एलिजाबेथ ने जो भारत सचिव अब पद की जो स्थापना करी थी भारत में, तो वो जो पद था भारत सचिव, उस पद को जो है समाप्त कर दिया गया और काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत करी गई। सो एंड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सॉरी भारत सचिव का पद और काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों को ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सो एंड सो एंड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सचिव पद और काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों को ही जो है समाप्त कर दिया गया था। ओके, और 1937 में एक फेडरल कोस्ट की स्थापना हुई थी और उसके पहला जो चीफ थे वो सर मोरिस वेयर थे। ठीक है, सो 1937 में जो है फेडरल कोस्ट की स्थापना हुई थी। किस कोर्ट की? तो फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो है, पहले मुख्य न्यायाधीश वो सर मोरिस वेयर थे। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी फेडरल कोर्ट की स्थापना, और इसके मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस वेयर थे। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। ओके, चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 1935 की भारत शासन अधिनियम में क्या था कि 14 जो है भाग थे, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ, और यह प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। इस समय क्या हुआ था कि डुअल सिस्टम जो है प्रोविंस में समाप्त करके सेंटर में शुरू कर दी गई थी। ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई बैंक थी, उसे जो है उसकी स्थापना करने के लिए यंग हिल्टन कमीशन या फिर शाही कमीशन दोनों ने ही जो है सिफारिश करी थी, और 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई बैंक की स्थापना कर दी गई थी। और इसके जो पहला गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है अखिल भारतीय महासंघ, इसकी स्थापना की जो है प्रस्तावना रखी गई थी, पर इसे कभी जो है स्थापित नहीं किया गया। और रेसिडुअल पावर जो है उसे भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा गया था सेंटर में। और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ इंडिया जो पोस्ट थे, जो पद थे, उसे समाप्त कर दिया गया। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में करी गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सर मोरेसस वेयर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वर्मा, एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि म्यांमार, जो म्यांमार थी कंट्री, म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया। कब? तो 1 अप्रैल 1937 को म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया, और उड़ीसा और सिंध को जो है नया और इंडिविजुअल प्रांत घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो म्यांमार को भारत से अलग किया 1 अप्रैल 1937 को। म्यांमार को भारत से कब अलग किया? तो म्यांमार को भारत से जो 1 अप्रैल 1937 को अलग किया गया था, और उड़ीसा और सिंध को जो है एक इंडिविजुअल प्रांत जो है बनाया गया। ठीक है, तो साथ साथ लिखते चलेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि म्यांमार were separated from India on 1st अप्रैल 1937 एडी को। तो म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1947 को। साथ के साथ क्या हुआ था यहाँ पे कि ओडिशा एंड सिंध को जो है ओडिशा एंड सिंध बिकम एन इंडिविजुअल प्रोविंस।
ओडिशा और सिंध को जो है इंडिविजुअल प्रोविंस प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया। सबसे पहले क्या करा गया, म्यांमार को भारत से अलग करा गया 1 अप्रैल 1937 को। फिर उड़ीसा और सिंध को जो है इंडिविजुअल प्रांत घोषित किया गया। उड़ीसा सिंध जो है इंडिविजुअल प्रांत जो है नया और इंडिविजुअल प्रांत के रूप में निखर के आया। ठीक है, उसके बाद कुछ लिस्टेस है, कुछ लिस्ट है, कुछ सूचियाँ हैं। सूचियाँ ज़्यादा समझ में आएगी। सूचियाँ जिसको हम लिस्ट कहते हैं वो सब कैटेगराइज्ड होता है 3 पार्ट में। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होता है अपना स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब क्या होता है कि संघ सूची, एक मिनट, यूनियन लिस्ट में होता है संघ सूची। कॉन्करेंट लिस्ट हो गया अपनी समवर्ती सूची। फिर स्टेट सूची जो होता है वो होता है राज्य सूची। ठीक, तो सूची जो है 3 प्रकार की होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन मतलब संघ सूची, कॉन्करेंट मीन्स समवर्ती सूची और स्टेट लिस्ट मीन्स राज्य सूची। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है, तो यूनियन लिस्ट जो होता है, यहाँ पे समझा देता हूँ। यूनियन लिस्ट जो होता है इसमें क्या होता है कि लॉ जो ये जो है ना, जब लॉ बनती है तो लॉ बनाने का काम जो है, लॉ बनाने का जो काम है, यूनियन लिस्ट देखियो। जनरली मैं ये बता देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगी आप। देखो बेसिकली होता क्या है कि लॉ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल रिलेटेड जो लॉ होता है ना, सेंट्रल रिलेटेड जो लॉ होता है, रिलेटेड लॉ ऑन 59 सब्जेक्ट्स, तो सेंट्रल रिलेटेड जो लॉ होता है उसको बनाने का काम जो है यूनियन लिस्ट का होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लिस्ट है सब लॉ ही बनाते हैं, पर यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल रिलेटेड लॉ बनाने का काम करता है, इसलिए इसे यूनियन लिस्ट के आ जाता है। और ये किस पे काम करता है, तो 59 सब्जेक्ट पे काम करता है। वहीं बात करें अगर कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तो जो प्रोविंस प्रांतों में जो लॉ बनाया जाता है, प्रांतों में जो नियम कानून बनाया जाता है, प्रांतों में जो कानून बनाए जाते हैं उसके लिए स्टेट लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे कितने सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो 54 सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं यूनियन लिस्ट में 59 सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये सेंट्रल रिलेटेड लॉ बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल प्लस प्रोविंस दोनों से रिलेटेड लॉ जो है, ये कानून जो है ये बनाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि सेंट्रल केंद्रीय और प्रांतीय आधार पे जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाते हैं, कौन सी सूची बनाती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची के आधार पर जो है केंद्रीय और प्रांतीय आधार पर लॉ जो है कानून बनाया जाता है। और ये इसके कितने बेसिस पे, तो 36 सब्जेक्ट पे जो है ये लॉ बनाते हैं। अब एक बार रिपीट कर लेंगे कि जो संघीय सूची है, संघीय सूची वो सेंट्रल रिलेटेड लॉ बनाती है। ठीक है, और ये 59 सब्जेक्ट पे काम करता है। फिर अपनी आती है स्टेट लिस्ट, जो राज्य सूची है वो प्रोविंस प्रांत के आधार पर कानून बनाते हैं और ये 54 सब्जेक्ट पे बेस्ड है। और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय रिलेटेड दोनों सूची पे काम, दोनों ही जो है लॉ पे काम करता है और ये दोनों लॉ बनाने का काम करता है। दोनों की एब्सेंस में ये दोनों का ही काम कर सकते हैं। सेंट्रल का भी लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और जो है स्टेट जो कि प्रोविंस का भी कानून बना सकते हैं। और ये 36 सब्जेक्ट्स पे जो है काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 1937 में क्या हुआ था कि इलेक्शन हुई थी कहाँ पे, 31 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस प्रांतों में हुई थी। कहाँ पे, 1937 में ना एक इलेक्शन हुई थी 31 जो है
ब्रिटिश इंडिया प्रांत में इलेक्शन हुई थी, और जहाँ पे जो है कांग्रेस को जो है 5 प्रांतों से क्लियर वोट मिला था। और वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो ये थे बिहार, मिडिल प्रोविंस मतलब जो मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा थे, फिर मद्रास थे, फिर यूनाइटेड प्रोविंस जिसको अभी हम यूपी कहते हैं। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, 1937 में इलेक्शन हुई थी। इलेक्शन वेर हेल्ड इन 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, आउट ऑफ विच कांग्रेस गॉट क्लियर मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। मतलब कि 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांतों में जो है इलेक्शन हुआ था, जिसमें से जो है कांग्रेस को 5 प्रांतों से जो है क्लियर वोट मिला था। और वो 5 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? तो अभी मैंने आपको क्लियर करा, बिहार, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश जिसको हम उस टाइम मिडिल प्रोविंस कहते थे, फिर उड़ीसा, फिर मद्रास, फिर आ जाता है अभी का यूपी जो उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस का नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, सारी चीज़ें लिख के क्लियर कर देता हूँ कि 1937 AD election were held in 11 British Indian provinces, okay, out of which Congress got clear majority in 5 provinces। तो 1937 में क्या हुआ था कि एक इलेक्शन हुई थी 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांतों में, जिसमें से कांग्रेस को जो है 5 प्रांतों से क्लियर मेजोरिटी से वोट मिला था। और वो 5 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? तो 5 प्रोविंसेस थे, एक तो था पहला बिहार, फिर था ओडिशा, फिर था आपका मद्रास, फिर था आपका मिडल प्रोविंस जिसे अभी का मध्य प्रदेश कहते हैं। मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म, मध्य प्रदेश कहते हैं। फिर था यूनाइटेड प्रोविंस जिसे उस टाइम का उत्तर प्रदेश भी कहते थे। तो क्या हुआ था 1937 में? 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुआ था, 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों में से क्लियर मेजोरिटी से वोट मिलते थे। ठीक है, मिले। उसके बाद जो है जो 5 प्रोविंस थे वो कौन कौन से थे? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास और यूपी था। क्या उस टाइम हुआ क्या था कि अप्रॉक्सीमेटली जो था ना 10% पॉपुलेशन जो थे वो वोटिंग राइट्स उनको मिला था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। 10% आबादी, 10% जनसंख्या जिसको कहते हैं, 10% आबादी को ही जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद क्या था कि वहाँ पे रिजर्वेशन, सीट की रिजर्वेशन दी गई थी। किसको? तो महिलाओं को। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो महिलाओं को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में ना सीट रिजर्व महिलाओं के लिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए विधानसभा में ना सीटें रिजर्व करी गई थी। सो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सो महिलाओं के लिए विधानसभा में सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान था वो दिया गया था। ठीक है, ये भी मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि approximately 10% population only got voting rights, and provision for reservation of seats for women
इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया था। कब? तो 1937 के भारत शासन अधिनियम के समय में महिलाओं के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कब दिया गया था? तो 1937 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। और इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग 10% आबादी को ही जो है वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। और इस समय हुआ क्या था कि 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांतों में जो है चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को केवल 5 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से ही जो है वोट मिले थे। और वो 5 प्रांत कौन कौन थे? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश और यूपी था। ठीक है, 3 तरह की सूचियाँ हमने देख ली। जो 3 तरह की सूचियाँ थी वो थी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो संघीय सूची थी उसमें जो लॉ बनाने का काम सेंटर करता था 19 सब्जेक्ट पे। उसके बाद स्टेट लिस्ट जो था उसमें जो है लॉ बनाने का काम, प्रांतों से रिलेटेड लॉ बनाने का काम जो है स्टेट करता था, या फिर स्टेट का लॉ बनाने का काम प्रांत करता था। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें क्या होता था कि दोनों ही, मतलब सेंट्रल हो गया, यूनियन हो गया और स्टेट हो गया, दोनों ही जगह से जो है लॉ बनाने का काम कॉन्करेंट लिस्ट का हो जाता था। और ये 36 सब्जेक्ट पे जो है काम करते थे। और जो है 1 अप्रैल 1937 को जो है म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध को जो है उस समय इंडिविजुअल नया प्रांत घोषित किया गया। ठीक है, उड़ीसा और सिंध जो है नया प्रांत के रूप में उभर के आया। और म्यांमार को जो है 1 अप्रैल 1937 को भारत से अलग कर दिया। अब बारी आती है वर्ल्ड वॉर की, विश्व युद्ध की। तो ये जो दौर चल रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद चल रही थी। ठीक है, अब आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी? तो 1939 से 1945 तक हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुई थी। अब क्या हुआ कि 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, वो फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, MN रॉय जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ल्ड वॉर का टाइम था। वर्ल्ड वॉर कब चला? 1939 से 1945 के बीच में चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 1934 की बात है, 1934 की बात है कि MN रॉय फुल फॉर्म हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी किसकी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब संविधान सभा की। संविधान सभा का जो है डिमांड करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो सर्वप्रथम व्यक्ति संविधान सभा का डिमांड करने वाला प्रथम व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय थे, MN रॉय थे। कब करी थी? तो 1934 में करी थी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड कंट्री उस समय कौन कौन था? जो ये युद्ध चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय फ्रेंड कंट्री कौन कौन था? मित्र देश, फ्रेंड कंट्री। तो उस समय जो अपनी फ्रेंड कंट्री थी ना, वो इंग्लैंड और USA था। और अगेंस्ट कंट्री कौन था? अगेंस्ट कंट्री तो वो थी जापान और जर्मनी। ठीक है, अभी देखो ये फ्रेंड कंट्री और अगेंस्ट कंट्री कैसे बना? तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई उससे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने संविधान सभा की मांग कर दी। MN रॉय जी ने 1934 में संविधान सभा की मांग कर दी। अब क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो हुआ क्या था कि इंग्लैंड और USA, अमेरिका ने कहा कि हमें ना सेना की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा करो कि भारत को शामिल कर लेते हैं इस विश्व युद्ध में। पर हमारी कंडीशन क्या थी संविधान सभा की? तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला, इंग्लैंड से बातें आई कि एक बार जो है ये विश्व युद्ध जो है समाप्त कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके पास जो है संविधान सभा का हम निर्माण कर देंगे।
तो जब राजी हुए तो उस समय जो है इंग्लैंड और यूएसए एक साथ थे, तो हमने जो है इंग्लैंड और यूएसए की तरफ से लड़ा था। तो बेसिकली हमें ना फ्रेंड कंट्री बोल देते हैं। सो फ्रेंड कंट्री जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध के टाइम समय पे जो थे वो इंग्लैंड थे और यूएसए थे। और अगेंस्ट किसके लड़ाई हो रही थी? तो जापान और जर्मनी के बीच युद्ध हो रही थी। नेपाल और जर्मनी के अगेंस्ट जो है इंग्लैंड और यूएसए की वॉर चल रही थी, जिसमें इंडिया भी शामिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, कंप्लीट हुई, तब इंग्लैंड का जो पीएम थे, उस समय इंग्लैंड का जो पीएम थे चर्चिल, इंग्लैंड का जो पीएम थे उस समय चर्चिल, उन्होंने क्रिप्स को जो है क्रिप्स को, अरे यार एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ, तो हम कहा थे इंग्लैंड पे। जब ये वॉर चल रही थी ना, विश्व युद्ध चल रही थी, तब इंग्लैंड का जो पीएम थे चर्चिल, उन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा। वॉर के टाइम क्रिप्स को भारत भेजा, ये कहने के लिए कि भाई चलो हमारे तरफ से लड़ो। तो भारत वालों को जो है चर्चिल ने, इंग्लैंड का पीएम, क्रिप्स को भेजा भारत में, ये कहने के लिए कि वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो। ठीक है, जब साथ दिया, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, तब क्रिप्स मिशन को भेजा 1942 में भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि इंग्लैंड का पीएम जो है चर्चिल, ये भारत किसे भेजा? तो क्रिप्स को। क्यों? क्रिप्स वॉज सेंट टू इंडिया टू पार्टिसिपेट, टू मेक पार्टिसिपेट लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, टू मेक इंडिया पार्टिसिपेट इन वॉर। तो क्रिप्स को किसने भेजा था? भारत, वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए भारत को। तो इंग्लैंड का पीएम चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स को भारत, ताकि भारत जो है विश्व युद्ध में हिस्सा ले सके। जब यह विश्व युद्ध समाप्त हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, क्योंकि हमने डिमांड करी थी, एम एन रॉय जी ने डिमांड करा था संविधान सभा की। तो उस समय जो है बातें ये हुई थी कि जब एक बार वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाए, उसके बाद जो है हम आपके यहाँ संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो अभी जो है विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो अब जो है क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेजा गया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, तब संविधान सभा की जो है गठन करने की ना एक वो सजेशन दिया गया, कि ये दिया गया और ये बताया गया कि संविधान सभा का जो है गठन भारत में ना कर दी जाएगी। अभी तक देखो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, चल ही रहा है। यहाँ पे जो है इंग्लैंड के पीएम जो है क्रिप्स को भारत अभी भेजा ही है, अभी वॉर चल ही रहा है, भारत भेजा है, वॉर चल ही रहा है। क्यों भेजा है? तो भारत को जो है भाग लेने के लिए विश्व युद्ध में। तो क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेज दिया। अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी फॉर्म्ड इन इंडिया आफ्टर वॉर। तो ये क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स, इनका क्या स्टेटमेंट था? इनका स्टेटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर वॉर, कि मतलब युद्ध के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या फिर संविधान सभा बोल लो आप, इसकी जो है स्थापना कर दी जाएगी। पर कब? तो विश्व युद्ध के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ना क्रिप्स मिशन को क्या स्टेटमेंट दिया? क्रिप्स मिशन के बारे में क्या बोला कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोस्ट डेटेड चेक बताया। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या कि वैसे बैंक का चेक, उस बैंक का चेक जिसका खुद जो है दिवाला निकलने वाला हो। ठीक है, सो पोस्ट डेटेड चेक। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बताया? पोस्ट डेटेड चेक। तो यहाँ लिख लेंगे
महात्मा गांधी stated Cripps mission as post dated चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बताया? पोस्ट डेटेड चेक बताया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब बारी आती है युद्ध को ख़त्म होने की, एंड ऑफ वॉर। फाइनली एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त होने की। तो इसमें क्या हुआ कि विनर कौन था? पूछेगा ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त तो हो गई, पर विनर कौन था? तो वो था फ्रेंड कंट्री, मित्र देश। फ्रेंड कंट्री कौन कौन से थे? तो वो थे इंग्लैंड और प्लस यूएसए। इंग्लैंड और अमेरिका फ्रेंड कंट्री था, इनकी जो है जीत हुई। ठीक है, अब जो है इलेक्शन हुआ यूके में, और वहाँ पे पावर चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गई। युद्ध के बाद क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। कहाँ पे? यूके में। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पावर चेंज हो गई, जिसको हम हिंदी में सत्ता परिवर्तन भी कहते हैं। तो पावर चेंज हो गई। अब क्या हुआ कि लेबर पार्टी जो थे ना, एटली, लेबर पार्टी के एटली जो है, लेबर पार्टी के जो एटली थे वो पीएम बन गए। अब एटली जब पीएम बने, लेबर पार्टी से एटली जब पीएम बने, तो एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। अब भारत जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया। ठीक है, तो संविधान सभा, एटली सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया, ठीक, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन के लिए, स्थापना के लिए एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। तो फाइनली अभी जो है कौन आया भारत? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। किसके द्वारा भेजा गया था? एटली के द्वारा। एटली कौन था? तो लेबर पार्टी का एक सदस्य था। अब कौन है? तो वो जो है पीएम बन गया। कैसे? तो इलेक्शन हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इलेक्शन हुआ यूके में, वहाँ पे पावर चेंज हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद लेबर पार्टी से एटली ने चुनाव लड़ा, फिर पीएम बन गया। पीएम बनने के बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसके लिए? तो संविधान सभा का गठन के लिए। ठीक है, इतना चीज़ें याद रहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अभी क्या हुआ कि लेबर पार्टी से एटली तो पीएम बन गया यूके का, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत में। तो कैबिनेट, अब इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन है इसका गठन कब हुआ? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम पहले, कैबिनेट मिशन। कुछ इस मिशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कैबिनेट, इसका गठन कब हुआ? सो फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट मिशन वाज कंडक्टेड ऑन 24 मार्च 1946 AD। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। इस समय पीएम कौन था? एटली थे। कहाँ के पीएम थे? तो यूके के पीएम थे। कैसे बने? लेबर पार्टी से चुनाव लड़के सत्ता परिवर्तन हुई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन को जब भारत भेजा गया, और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? 24 मार्च 1946 को। उस समय यूके के पीएम कौन थे? वो एटली जी थे पीएम। और इनका मोटो क्या था? कैबिनेट मिशन का मोटो क्या था? एक ही को मोटो था इसका कि भारत में संविधान सभा का स्थापना। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। भारत में संविधान सभा की गठन के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया एटली के द्वारा। ओके, तो इसकी मोटो क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। उस समय जो है 3 मेंबर थे, टोटल कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। इसको PAS के रूप में याद रखेंगे। इनसे P से जो नाम है वो
पैंथिक लॉरेंस थे और ये हेड थे। कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। और ए से थे अलेक्जेंडर और एस से कौन थे? तो वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ओके, सो PAS याद रखेंगे। 3 मेंबर कौन कौन से थे कैबिनेट मिशन के? जब कैबिनेट मिशन की शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1946 में, उस समय PM एटली थे यूके के। मोटो था भारत में संविधान सभा का गठन करना। और इनके 3 मेंबर कौन कौन से थे? PAS पैंथिक लॉरेंस जो कि हेड थे, लीडर थे अलेक्जेंडर, उसके बाद जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके तीनों जो है तीनों सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रहेगा। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन का कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें से हेड कौन थे? वो पैंथिक लॉरेंस थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 मार्च 1946 में। अब हुआ क्या था कि उस समय ना, जब ये संविधान सभा की स्थापना के लिए भारत आए थे, तो पाकिस्तान को जो है अलग राष्ट्र घोषित, अलग राष्ट्र पाकिस्तान का ना एक मांग थी कि पाकिस्तान को जो है भारत से विलग करके एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। तो पाकिस्तान की जो सेपरेशन, जो पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र घोषित करने की जो मांग थी, उसे जो है कैबिनेट मिशन ने रद्द कर दिया, डिनाई कर दिया। सो डिनाइड इंडिया पाकिस्तान सेपरेट इन, ठीक। तो हुआ क्या था उस समय? बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा ना मांग करी गई थी कि हमें जो है भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र घोषित करो, अलग राष्ट्र बनाओ। और इसका जो है, इसकी मांग को जो है कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ओके, ये चीज़ें समझ में आई कि हुआ क्या था कि पाकिस्तान के द्वारा अलग राष्ट्र मांग थी कि हमें भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र घोषित करो। जो प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। हालांकि इसको जो है अलग राष्ट्र घोषित किया जाता है, आगे हम आपको बताएंगे ये चीज़ें। अभी के लिए जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा इस मांग को जो है रद्द कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और उस समय जो है ना, भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 38 करोड़ 90 लाख। 38 करोड़ 90 लाख भारत की टोटल पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी। जिसके वजह से जो है कि हर 10 लाख जनसंख्या पे कोई एक आदमी, कोई एक पर्सन, कोई एक कैंडिडेट जो है, हर 10 लाख जनसंख्या पे कोई एक कैंडिडेट जो है वो संविधान सभा में भाग ले सकता है। So, one person for every 10 lakh population would join the Constituent Assembly because at the time the total population of India was 38 करोड़ 90 लाख। उस समय जो भारत की कुल जनसंख्या थी 38 करोड़ 90 लाख थी। जिसके वजह से जो है कि हर 10 लाख जनसंख्या पे भारत का किसी एक सदस्य को जो है संविधान सभा में भाग ले सकते हैं। संविधान सभा में भाग कौन ले सकते थे उस समय? 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य भाग ले सकते थे। और उस समय टोटल जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। अब हुआ क्या कि अब 38 करोड़ 90 लाख थी और हर 10 लाख पे एक कैंडिडेट भाग ले सकते थे। तो टोटल जो सीट बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में, टोटल मेंबर टोटल कितने आए? तो 389 आए, ठीक है। 389 आए, जिसमें से जो है 93 सीट थे देसी रियासत के, जो किंग रूलर थे उस समय, मतलब राज प्रथा जो चलती थी ना उसकी। तो 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों की किंग रूलर के थे, जिसमें जो कैंडिडेट थे वो नॉमिनेट होकर के आए थे, नॉमिनेटेड बाय रूलर, ठीक है। अब 292 सीट बच गए। अभी जो 292 और प्लस 4 जो है चीफ कमिश्नरी एरिया से आए थे, तो 292 सीट जो थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, जो ब्रिटिश इंडिया प्रांत से जो थे उनको दिया गया 292 सीट। 292 सीट किनको मिला? तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को 292 सीट दिया गया, जिसमें से 11 प्रोविंस जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थे, उसमें से 4, अब जो लास्ट 4 जो सीट बची वो चीफ कमिश्नरी एरिया को मिला, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में इसमें से ये 4 कौन कौन थे? तो जो इसमें से 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी एरिया में से कौन कौन से थे? वो थे अजमेर मेवाड़,
फिर था कुर्ग, फिर था बलूचिस्तान और दिल्ली। चार चीफ कमिश्नरी एरिया कौन कौन से थे जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती थी? तो वो थे अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे कि हर 10 लाख जनसंख्या पे किसी एक कैंडिडेट को जो है संविधान सभा में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, और उस समय भारत की कुल जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। और इसके वजह से जो है संविधान सभा में टोटल मेंबर 389 हुए, और 389 में से 93 सीट देसी रियासत किंग रूलर के हो गए। इसमें से कैंडिडेट जो थे वो नॉमिनेटेड थे रूलर के द्वारा। फिर 292 जो सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की थी, जिसमें से 11 प्रोविंस जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थे, और 4 सीट जो है चीफ कमिश्नरी एरिया से थी जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती थी। और 4 सीट कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ से थे? तो एक अजमेर से थे, अजमेर मेवाड़ से थे, दूसरा कुर्ग से, तीसरा बलूचिस्तान से, और चौथा जो था वो दिल्ली से था। ठीक है, अभी इतना नोट डाउन कर लेंगे पहले। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना कि टोटल 389 सीट संविधान सभा में कैसे बनी, और 389 सीट में से जो है कैसे कैसे डिवाइड हुई। 93 सीट देसी रियासत को मिला जो कि किंग रूलर के थे, और इसमें से जो कैंडिडेट थे वो राजा के द्वारा मनोनीत थे। ठीक है, नॉमिनेटेड जिसको बोलते हैं। उसके बाद 292 सीट जो है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस प्रांत को मिला, जिसमें से 11 प्रोविंस जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थे, और 4 सीट जो थे वो चीफ कमिश्नरी एरिया के थे जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। उनमें से 4 का क्या क्या नाम था? वो अजमेर का एक मेवाड़ था, फिर दूसरा कुर्ग, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा दिल्ली का सीट था। ठीक है, अब जो है टोटल 296 जो टोटल सीट थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की, 296 जो टोटल सीट थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की, उनमें से 208 तो कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, और 15 अदर्स के थे। तो टोटल जो अगर पूछा जाए ओवरऑल टोटल कितनी सीट थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की, यहाँ लिख देता हूँ, 296 सीट्स किसकी थी? तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की थी। ओवरऑल टोटल कितनी सीट थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की? तो 296 सीट थी, जिसमें से जो है 208 सीट कांग्रेस का और 73 सीट मुस्लिम लीग का। 208 सीट कांग्रेस का, 73 मुस्लिम लीग का, और 15 जो था वो अदर्स का था। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें से एक्चुअली एक नोट में लिख लेंगे कि मुस्लिम लीग ने जो है बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था ना, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था मुस्लिम लीग ने उसे बॉयकॉट कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो 73 सीट था मुस्लिम लीग को, इसे मुस्लिम लीग ने इलेक्शन के रिजल्ट को बॉयकॉट कर दिया, मतलब विरोध कर दिया। ठीक है, और 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट इलेक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। अभी टोटल 389 मेंबर में से जो 15 वुमेन ही थी। टोटल 389 जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में, उसमें से 15 तो वुमेन ही थी, महिलाएं ही थी। ठीक है, और उन महिलाओं का नाम मैं आगे बता दूंगा। अब टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें 93 देसी रियासत की और 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की थी। हालांकि 292 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस की थी, 4 जो चीफ कमिश्नरी की थी। अभी 296 में से 208 तो कांग्रेस की हो गई, 73 मुस्लिम की हो गई, 73 मुस्लिम की हो गई और 15 अदर्स की थी। और नोट की बात यह इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग ने जो है बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन के रिजल्ट को, और 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट इलेक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। 389 में से 15 तो महिलाएं थी। ठीक है, और महिलाओं का नाम मैं अभी बता देता हूँ आपको, आगे नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे। जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, सबसे पहला नाम लिखेंगे हम सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे, बिहार प्रोविंस। सरोजनी नायडू वेयर फ्रॉम
Bihar province. Okay, so she was the first woman governor and first Indian woman head of Congress in 1925 from कानपुर अधिवेशन. So सरोजनी नायडू कौन थे? तो यूपी की पहली महिला गवर्नर और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन से 1925 में. और इसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, इन्होंने जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक भी लिखा. 13 फरवरी को जो है नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है. ठीक है, 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे भी सेलिब्रेट करा जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे कि यूपी फर्स्ट वुमेन गवर्नर, यूपी की पहली महिला गवर्नर एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू. 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन के समय. और इन्होंने जो इनकी एक बुक है उनका क्या नाम है? गोल्डन थ्रेशोल्ड. गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी बुक है. और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 13 फरवरी को नेशनल राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं. नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड. ओके, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं? सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में. ठीक, और यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो भी सरोजनी नायडू थी. और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भी सरोजनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन के समय. इनकी एक बुक है, उनका क्या नाम है? गोल्डन थ्रेशोल्ड उनके बुक का नाम है. अभी दूसरा नाम लिखेंगे पी विजय लक्ष्मी. ये कहाँ से थे? तो ये यूपी प्रोविंस से थे. नोट डाउन कर लेंगे. दूसरा नाम पी विजय लक्ष्मी. ये कहाँ से थे? तो ये यूपी प्रोविंस से थे. ओके, ये यूपी प्रोविंस से थे. और ये जो है पहली महिला अध्यक्ष थी किसका? तो यूएन महासभा का. फर्स्ट वुमन हेड ऑफ यूएन महासभा का. अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पूछे कि यूएन महासभा का पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी पी विजय लक्ष्मी, उत्तर प्रदेश प्रांत से. ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस से. ओके, अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ना ये पी विजय लक्ष्मी, जिसको हम पंडित विजय लक्ष्मी बोलते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में पी विजय लक्ष्मी बोलते हैं. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ना बहन थी, सिस्टर थी. आगे समझ में. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिस्टर थी पंडित विजय लक्ष्मी. ये यूपी प्रोविंस से थी और ये यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी. दूसरा हो गया. अभी तीसरा नाम लिखेंगे राजकुमारी अमृता कौर. तीसरा नाम राजकुमारी अमृता कौर. राजकुमारी अमृता कौर ये कहाँ से थी? तो ये संयुक्त प्रांत से थे. संयुक्त प्रांत, हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया, मिटा के हिंदी में लिख दे. तो संयुक्त प्रांत, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं. यूनाइटेड प्रोविंस या फिर यूपी, आज के डेट में उत्तर प्रदेश. ठीक है, सो राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत यूपी से थे. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया की ना पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी.
इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का ना पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी। और ये हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी है। कहाँ की? तो स्वतंत्र भारत की कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल की ना, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की ना पहली महिला मिनिस्टर भी थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल की पहली महिला मिनिस्टर क्या थी ये? तो ये हेल्थ मिनिस्टर थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? तो वो स्वास्थ्य मंत्री थी। 1950 में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेड भी रह चुकी है। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में 2 पॉइंट लिख लेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वुमन कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय मंत्रिमंडल मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर थे। ठीक है। और 1950 एडी में ये हेड थे किस चीज़ के? WHO के, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अभी यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा। ओके। राजकुमारी अमृता कौर। तीसरा नाम हो गया अपना यूनाइटेड स्टेट्स है, यूपी से। या इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का पहले महिला मिनिस्टर थी, मंत्री थी, ये हेल्थ मिनिस्टर थी ये। और 1950 में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेड भी रह चुकी है। बाकी की नाम भी लिख लेंगे। बाकी की नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ओके दोस्तों, मैंने यहाँ सारे नाम्स, बाकी के जो नाम्स थे वो मेंशन कर दिए। पहले 3-4 नाम मैंने आपको बता दिया डिटेल में। जो सरोजिनी नायडू जी थी वो बिहार प्रांत से थी, जो पहली महिला गवर्नर थी यूपी की और पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन के समय। और इनकी एक बुक थी गोल्डन थ्रेशोल्ड। और 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे भी मनाया जाता। और उसके बाद पंडित विजय लक्ष्मी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। यह यूपी प्रोविंस से बिलोंग करती थी और यह पहली महिला UN महासभा की अध्यक्ष भी थी। ठीक है। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर जो संयुक्त प्रांत यूपी से बिलोंग करती थी। ये भारत की ना, स्वतंत्र भारत की कैबिनेट मिशन की पहली महिला मिनिस्टर रह चुकी है, हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय। और 1950 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी हेड थी। अभी चौथा नाम अपना आता है एनी मस्करनी। ओके, चौथा नाम आता है अपना एनी मस्करनी, जो ये त्रावणकोर प्रोविंस से बिलोंग करती है। एनी मस्करनी कहाँ से हैं? तो त्रावणकोर प्रोविंस प्रांत से बिलोंग करती है। पांचवा नाम है बेगम इजाज़ रसूल। बेगम इजाज़ रसूल जो संयुक्त प्रांत यूपी से थी। बेगम इजाज़ रसूल ये पहली महिला, या फिर पहली महिला नहीं, ओनली महिला बता सकते हो। उस समय जो है सिर्फ यही एक मुस्लिम महिला थी, सिर्फ यही एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, द ओनली मुस्लिम कैंडिडेट वुमन थी बेगम इजाज़ रसूल। ठीक है। उसके बाद थी सुचेता कृपलानी जी। फिर कमला चौधरी। कमला चौधरी यूपी से थे। फिर हंसा मेहता, ये मुंबई से थे। हंसा मेहता कहाँ से? मुंबई से। कमला चौधरी यूपी, सुचेता कृपलानी। ठीक। उसके बाद रेणुका, रेणुका रे, ये बंगाल से थे। फिर पूर्णिमा बनर्जी, ये यूपी से थे। पूर्णिमा बनर्जी, अभी बनर्जी जो अक्सर बंगाल में यूज़ करा जाता है, तो आग जो है गलती से बनर्जी को जो है बंगाल में टिक मत कराइएगा, गलत हो जाएगा। तो पूर्णिमा बनर्जी यूपी से थे। ठीक है। रेणुका रे बंगाल से थे। उसके बाद मालती चौधरी, मालती चौधरी उड़ीसा से थे। ठीक है, उड़ीसा से। उसके बाद लीला राय, ये भी बंगाल से थे। फिर अम्मू स्वामीनाथम, अम्मू स्वामीनाथम, स्वामीनाथम शब्द जो है साउथ के तरफ यूज होता है, तो ये मद्रास से थे, याद रहेगा। अम्मू स्वामीनाथम मद्रास से थे। ठीक है। और 1975 में अम्मू स्वामीनाथम जो थी, 1975 में इनको जो है मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। फिर बचती है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई भी मद्रास से थे। और दाक्षायणी, ये जो थी ये भी मद्रास। ये 15 के 15 नाम आपको क्लियर हो गए। ओके।
तो ये 15 नाम कैसे आए, जो 389 संविधान सभा की जो टोटल सीट थी 389, उसमें से 15 वुमेन कैंडिडेट थी, ठीक है। और ये 15 वुमेन कैंडिडेट्स के नाम मैंने आपको बता दिया। अभी आगे जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।